नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बार फिर मैं आपके बीच उपस्थित हूँ राष्ट्रपति चुनाव 2022 के भाग 5 के साथ। भाग 5 में आज हम आपके लिए लाए हैं राष्ट्रपति के कार्य और उनके अधिकार। राष्ट्रपति के कार्य की बात जब करेंगे तो इसकी चर्चा पीछे कुछ कार्यों की चर्चा पिछले वीडियो में की गई थी, जब राष्ट्रपति का नियुक्ति संबंधी जो अधिकार था इसका उल्लेख किया गया था। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति क्या है? यूँ तो कार्यपालिका के प्रधान ही होते हैं, लेकिन अब सवाल है कि वो कार्यपालिका को अर्थात जो कार्य इस विशाल भारत में होगा उसको कैसे नियंत्रित करना है, किन के माध्यमों से करना है, इसके लिए राष्ट्रपति को संविधान ने कितनी शक्ति प्रदान किया है, किन अनुच्छेदों में ये शक्ति मिली है, इसके लिए हम विशेष रूप से इस पर चर्चा आज करेंगे। इसके अलावे विधायी शक्ति की बात होगी, सैन्य शक्ति की बात होगी, राजनयिक शक्ति की बात होगी, आपात शक्ति की बात होगी और अंत में चर्चा हम करेंगे राष्ट्रपति के किन के शासन काल में कितना बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। लेकिन शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले कार्यपालिका शक्ति से। आमंत्रित करते हैं चंदा को। चंदा आएंगी और कार्यपालिका शक्ति के बारे में हमें बताती है। जी, कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताने में जा रही हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि अनुच्छेद 53 में बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। जी, विशेष बात है अनुच्छेद 53, संघ की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। इस शक्ति का प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करते हैं। यहाँ अधीनस्थ अधिकारी का मतलब होता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। जी, बहुत बहुत ध्यान में रखना है कि संघ में जो उसकी जो शक्ति उनको मिली है, इसका प्रयोग वो या तो खुद करते या अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करते, और अधीनस्थ अधिकारियों का मतलब है केंद्रीय मंत्रिमंडल। जी, भारत सरकार के सभी कार्यपालिका कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। जी, सरकार द्वारा लिए गए सभी निर्णय राष्ट्रपति के निर्णय माने जाते हैं। हम अपने श्रोताओं को थोड़ा स्पष्ट कर दे, सारे निर्णय जो लिए जाते हैं सरकार द्वारा, उस पर जिसकी मुहर होती है राष्ट्रपति के अनुसार होते हैं सारे निर्णय के, सारे कार्यों का उनके ही द्वारा। यानी सरकार कुछ कर रही है तो हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, परंतु नाम किसके नाम से हो रहा है? राष्ट्रपति जी के नाम से हो रहा है। और आगे बताने जा रही हूँ, अनुच्छेद 74 में बताया गया है राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग से स्वयं को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं। जी, और ये अनुच्छेद काफी महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहयोग देने के लिए, राष्ट्रपति के सहयोग के लिए जो उनको कार्यपालिका शक्ति दी गई है, इसके लिए एक केंद्रीय मंत्रिमंडल के गठन का उल्लेख है। सामान्यतः राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करते हैं जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता हो। इस प्रकार बहुत यहाँ थोड़ा स्पष्ट कर दें, लोकसभा चुनाव होते हैं जिस पर दल को या जिस गठबंधन को बहुमत मिलता है, वह दल, बहुमत प्राप्त दल या बहुमत प्राप्त गठबंधन अपने संसदीय दल की बैठक में अपना जिससे नेता चुनता है, राष्ट्रपति उसे शपथ ग्रहण दिलाते हैं प्रधानमंत्री के रूप में। ये परंपरा ही नहीं है, वरन ये भी समझा जाएगा कि यह लोकतंत्र की आवश्यकता भी है। जी, इस प्रकार नियुक्त किए गए प्रधानमंत्री की सलाह पर वह मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति करते हैं। साथ ही अन्य मंत्री, ध्यान में रखना है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री का सलाह लेते हैं। जी, साथ ही प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य को बर्खास्त भी कर सकते हैं। जी, जरूरत पड़ी नियुक्त करने की भी शक्ति है और बर्खास्त करने की भी। अगर लगा कि इन्हें हटा देना है तो उसको हटा सकते हैं। जी, सामान्यतः यह प्रथा रही है कि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ध्यान में रखना है, प्रधानमंत्री सामान्यतः लोकसभा के सदस्य होते हैं, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। सामान्यतः शब्द इस्तेमाल किया गया है, अनिवार्यतः नहीं। जी, लेकिन राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि यदि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल किसी ऐसे व्यक्ति को अपना नेता चुनता है जो लोकसभा का सदस्य नहीं है, जैसे मनमोहन सिंह जी, या राज्यसभा का सदस्य है, तो राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। लेकिन इस प्रकार नियुक्त किए गए राष्ट्रपति को 6 माह के अंतर्गत संसद का सदस्य होना पड़ता है।
अर्थात ध्यान में रखना है कि अगर वो व्यक्ति जिसको कि संसदीय दल का नेता चुना गया है वो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर उसे नेता होना होता है। अगर संसद के उच्च सदन का सदस्य है तो उससे आधार से वह राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रह सकते हैं। ऐसी व्यवस्था है। ज़्यादातर केस में क्या होता है, लोकसभा के नेता होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। जी, इस प्रकार प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को मंत्रिपरिषद में शामिल करते हैं जो संसद का सदस्य नहीं है। यदि ऐसे व्यक्ति मंत्रिपरिषद में शामिल किए जाते हैं तो 6 माह के अंतर्गत उनको संसद का सदस्य होना पड़ता है। संसद के दोनों सदन में से किसी सदन का सदस्य होना पड़ता है। अगर आप केंद्रीय मंत्रिमंडल में सम्मिलित हो गए हैं और आप संसद के सदस्य नहीं हैं तो केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा बने रहने के लिए आपको 6 महीने के अंदर दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना पड़ेगा, अर्थात चुनाव लड़ना पड़ेगा कहीं से और आपको वहां पहुंचना पड़ेगा। धन्यवाद। और आगे मैं बढ़ती हूँ। जब कभी ऐसी स्थिति आती है, मैं स्थिति बता रही हूँ, जब लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिले या लोकसभा में पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव के पारित होने के कारण मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़े तो राष्ट्रपति किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री को नियुक्त करेंगे। इस संबंध में राष्ट्रपति को कोई प्रावधान नहीं है। संविधान में इसके बारे में कोई कुछ वर्णित नहीं किया गया। कुछ वर्णित नहीं। इसका अर्थ सीधा है कि अगर ऐसी स्थिति आती है कि अविश्वास में आ गए हैं, सरकार गिर गई है और कोई किसी राजनीतिक दल को ये स्थिति नहीं है, किसी के पास ऐसी स्थिति नहीं है कि वो सरकार बनाने की स्थिति में है तो सीधा चुनाव के पास चले जाएंगे फिर, यानी तब वो जो सदन है लोकसभा उसे भंग समझा जाता है और उसके बाद जो है सो चुनाव की ओर हम चल जाते हैं। जी, तो इसमें राष्ट्रपति को विशेषाधिकार मिला हुआ है कि वह जिसको वो भरोसा करते हैं उनको वह नियुक्त कर सकते हैं। जी, इस राष्ट्रपति के विशेषाधिकार प्राप्त से जो बने हैं वो हैं चरण सिंह 1979 में बने थे। उसके बाद 1989 में बीपीसी बने हैं। 1991 में पीवी नरसिम्हम राव, 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी और फिर 1996 में ही HD देवगौड़ा बने थे। मैं थोड़ा सा आपको स्पष्ट करते चलूं, प्रधानमंत्री विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए यदि बहुमत प्राप्त कोई दल नहीं है लेकिन बड़ा दल है, बड़ी पार्टी या उससे किसी को सपोर्ट मिला है, उसको अगर प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण दिला देते हैं तो एक निश्चित समयावधि 15 दिनों के अंदर ही उनको लोकसभा में बहुमत सिद्ध करना होता है। ये विशेषाधिकार उनको है कि बहुमत अगर न भी है और लगता है उनको कि अगर ये व्यक्ति बहुमत सिद्ध कर सकता है तो उस आधार से उसको बना देंगे, परंतु उन्हें बहुमत सिद्ध करना ही पड़ता है। जी, फिर 1996 में HD देवगौड़ा भी बने थे और 1997 में इंद्र कुमार गुजराल बने थे। HD देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह ऐसे लीडर रहे हैं, ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिनको कि जब शपथ ग्रहण कराया जा रहा था तो उनके पास स्पष्ट बहुमत नहीं थे और लेकिन वो बड़े पार्टी या फिर उनको जब बनाया गया था तो उनको जब होता है, मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं, 1989 के चुनाव जब हुए थे तो उस चुनाव में सबसे अधिक बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस उभरी थी, लेकिन कांग्रेस सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं थी, बड़ी पार्टी थी, बहुमत वाली नहीं थी। और 195 सीट लाने के बाद भी जब राजीव गांधी ने सरकार बनाने से अपने आप को रोका तब उसके बाद VP सिंह को शपथ ग्रहण दिलाया गया था। और ऐसी स्थिति जब कभी आती है 15 दिन में शपथ ग्रहण कराने के बाद 15 दिन के अंदर लोकसभा में बहुमत सिद्ध करने होते हैं। अब मैं विधायी शक्ति के लिए, कार्यपालिका शक्ति के साथ ही चंदा और अब विधायी शक्ति, सैन्य शक्ति, राजनयिक शक्ति और आपात शक्ति, ये विधायी शक्ति के लिए हम सबसे पहले अब हम आमंत्रित करते हैं पूजा जूली को। बहुत बहुत स्वागत है पूजा जूली। राष्ट्रपति को कार्यपालिका शक्ति के साथ साथ कुछ विधायी शक्तियां भी प्राप्त है जो इस प्रकार है। संसद से संबंधित शक्ति, तो मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति संसद का जो एक अभिन्न अंग होता है, क्योंकि संसद का गठन राष्ट्रपति और लोकसभा तथा राज्यसभा से मिलकर बनता है। संसद से संबंधित राष्ट्रपति की शक्तियां जो हैं वो निम्नलिखित है, जो कि मैं बारी बारी से आपको बताती हूँ। अनुच्छेद 331 कहता है लोकसभा में एंग्लो इंडियन के समुदाय से जो व्यक्ति 2 चुने जाते हैं राष्ट्रपति उन्हें
मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पष्ट करते चलूँ, जैसा कि जिक्र किया गया कि भारत का जो संसद निर्मित है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा, और ऐसी स्थिति थी अब तक, कुछ समय तक पहले तक थी कि यदि एंग्लो इंडियन समुदाय का नेतृत्व वहाँ नहीं है तो 2 व्यक्तियों का लोकसभा में मनोनयन राष्ट्रपति कर सकते थे, परंतु अब ये प्रावधान हटा दिए गए हैं। अर्थात अनुच्छेद 331 में जो ये वर्णित था, इसकी ये व्यवस्था खत्म कर दी गई है। जी। अब आगे अनुच्छेद 80 का क क्या कहता है वो देखिए। वह राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति कर सकते हैं, अनुच्छेद 80 के क के तहत कर सकते हैं। ये 12 सदस्य विविध क्षेत्रों में, विविध सेवाओं में अपनी सेवा देने के लिए, जो राष्ट्रीय स्तर पर जिनकी खास सेवा होती है, चाहे वो साहित्य हो, खेल हो, किसी सेवा का हो, सो कर सकते हैं। अगला है हमारा, संसद के सत्र को आहूत कर सकते हैं, सत्रावसान करने की भी उनके पास शक्ति है। लोकसभा को भंग करने की, विघटन करने का भी अधिकार राष्ट्रपति के पास है। संसद के सत्र को शुरू करने का, सत्रावसान का, विघटन का तमाम अधिकार रखते हैं राष्ट्रपति। ये विधायी शक्ति में संसद से भी जुड़ी हुई शक्ति थी। जी, और साथ साथ में यदि संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता के संबंध में दल बदल के आधार पर के सिवाय, मतलब अयोग्यता के संबंध में का मामला न होकर कोई दूसरा, जी बिल्कुल, के सिवाय प्रश्न उत्पन्न होता है तो उसका निर्णय राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन ऐसा निर्णय करने से पूर्व निर्वाचन आयोग की राय उन्हें लेना पड़ेगा। बहुत ध्यान देने जो बात है कि अगर किसी सांसद पर उसकी योग्यता पर सवाल खड़े किए गए, उसकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह आए हो, तो उस और मामला दल बदल अधिनियम का नहीं रहा है, दल बदल के अलावे है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति ही निर्णय लेंगे कि वो योग्य है या अयोग्य है, लेकिन जाएंगे निर्वाचन आयोग के पास, उससे जानेंगे कि क्या वो सचमुच योग्य अयोग्य है अथवा योग्य है। जी। अगला है हमारा, वह संसद के किसी एक सदन में या सदन का जो संयुक्त अधिवेशन है उसमें वो अभिभाषण कर सकते हैं। जी। संसद के किसी एक सदन अर्थात लोकसभा में, चाहे तो लोकसभा में, राज्यसभा में तो राज्यसभा, या संयुक्त अधिवेशन चल रहा है तो अभिभाषण का अधिकार। इसकी पूर्व चर्चा हम लोगों ने आर्टिकल 87 के अंतर्गत की भी। जी। आगे हमारा, संसद द्वारा पारित विधेयक जो है राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही उस पे कानून बनता है। अर्थात कि जब लोकसभा राज्यसभा अथवा राज्यसभा लोकसभा, शुरुआत लोकसभा से हो तो लोकसभा होते हुए राज्यसभा द्वारा, राज्यसभा से हो तो राज्यसभा होते लोकसभा द्वारा कोई भी अगर विधेयक पारित कर दिया गया है और राष्ट्रपति की जब तक मुहर नहीं लगता है तब तक उसके नाम के साथ एक्ट नहीं लगता। जी बिल्कुल। तब तक उसके नाम के साथ अधिनियम नहीं लगता है, तब तक वो कानून नहीं बन पाता है, केवल प्रस्ताव रहता है। और राष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में, जी बहुत ध्यान में रखना है, यानी कोई भी लोकसभा का जब चुनाव होता है तो चुनाव के बाद जब प्रथम सत्र का आरंभ होता है जी, तो उस समय वो अपना अभिभाषण देंगे। जी बिल्कुल, और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र मतलब निर्वाचन, ध्यान में रखना है, निर्वाचन के यानी लोकसभा शुरू होने के समय में भी, और प्रत्येक वर्ष का जो प्रथम सत्र, 3 सत्र सामान्यतः जो चलते हैं, उन 3 सत्रों में से प्रथम सत्र जो होता है उसका जो होता है उसका भी उसके लिए अभिभाषण शुरू। और जी आगे है कि संसद द्वारा कोई विधेयक पारित किए जाने पर उसे राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए भेजा जाता है। जी, ये तो एक है कि अगर संसद ने अगर विधेयक को स्वीकृत कर दिया तो उनसे कहा जाता है कि अब आप इस पर अपना हस्ताक्षर करें जी और इसको पारित करें। जी, लेकिन राष्ट्रपति मतलब चाहे तो रोक सकते हैं और पुनर्विचार के लिए सदन को भेज सकते हैं। लेकिन इस संदर्भ में थोड़ा सा है जूली, इस तरह की स्थिति क्या कौन से ऐसे, यानी इसकी चर्चा हम थोड़ा बाद में विस्तार से करेंगे, लेकिन जब पुनर्विचार करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा वापस भेज दिया जाता है और पुनः यदि संसद ने भेज दिया हो राष्ट्रपति के पास, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति जी को का ये अधिक मतलब राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा। जी बिल्कुल। जी। और कुछ ऐसे हैं कि जिसकी चर्चा हम करेंगे जहाँ की जो राष्ट्रपति चाहेंगे तो रोक सकते हैं। और मतलब विधेयक से संबंधित राष्ट्रपति के पास कुछ विशेषाधिकार है, मैं उसका जिक्र करना चाहूँगी कि धन विधेयक
लेकिन मतलब धन विधेयक हो, लेकिन किसी कर को घटाने या समाप्त करने का प्रावधान मतलब करने वाले जो विधेयक हो जी, उसमें राष्ट्रपति के सिफारिश के बिना संसद में पेश नहीं किए जा सकते। बहुत वो ध्यान में रखना है, धन विधेयक हो और अगर किसी से मामला कर का हो, हाँ जी, घटाने या बढ़ाने का, तो उनकी बिना अनुमति के सदन में आप नहीं ला सकते। जी बिल्कुल जी। अगला है हमारा, नए राज्य का निर्माण करने या विद्यमान राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम को परिवर्तित करने वाले विधेयक भी ये पारित कर सकते हैं। यानी राष्ट्रपति जी को अधिकार है कि अगर भारत के मानचित्र में कोई ऐसा नया चित्र यानी मानचित्र को बढ़ाया भी जाए तो भी, अथवा अपने अंदर के चित्र में ही थोड़ा सा अगर उसका परिमार्जन किया जाए तो इसका अधिकार उनको है कि इसको अनुमति देंगे। और राष्ट्रपति के पास एक और विशेषाधिकार है कि जिस कराधान में राज्य का हित हो वह उस कराधान पर प्रभाव डालने वाले विधेयक राष्ट्रपति ला सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और कुछ और है जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगी। जिस विधेयक को अधिनियमित और प्रवर्तित करने से भारत की संचित निधि से व्यय करना पड़ेगा, उसे संबंधित विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया जाता है। मामला जब सीधा सा ध्यान में रखना है, बहुत साधारण शब्दों में ऐसे देखें, मामला अगर संचित निधि के से खर्च करने का है तो भाई जनाब राष्ट्रपति जी से पहले अनुमति पाइए, उसके बाद संचित निधि का कुछ खर्च होगा, अन्यथा नहीं होगा। भूमि अधिग्रहण करने से संबंधित विधेयक भी ये पारित करते हैं। व्यापार की स्वतंत्रता पर रोक लगाने वाले राज्य का कोई भी विधेयक जो इनसे होकर ही गुजरता है। अगला है हमारा, एक खुली छूट होती है व्यापार का, तो अगर उससे जुड़ा हुआ अगर विधेयक है तो राष्ट्रपति जी को से होकर गुजरेगा। और राष्ट्रपति वो तो संपूर्ण भारत के राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन राज्य से संबंधित कुछ अधिकार भी इनके पास है जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगी कि यदि राज्य विधानमंडल कोई ऐसा विधेयक पारित करता है जिससे उच्च न्यायालय की अधिकारिता प्रभावित होती है जी, और तो राज्यपाल उस विधेयक पर अनुमति नहीं देगा, उसे राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित कर देगा। यूँ तो राज्यपाल राज्य में जो होते हैं और राष्ट्रपति के ही प्रतिनिधि होते हैं, फिर भी मामला अगर इस रूप का है तो उस स्थिति में अपनी अनुमति न देकर के राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखते हैं। जी बिल्कुल जी। राज्य विधानमंडल द्वारा संपत्ति प्राप्त करने के लिए पारित विधेयक को राष्ट्रपति के अनुमति के लिए ही इसे आरक्षित रखा जाता है। जी। और किसी राज्य के अंदर या किसी दूसरे राज्य के साथ व्यापार आदि पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को विधानसभा में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होती है। यदि राज्य विधानसभा पेश करना चाहता है तो राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। जी बिल्कुल। वित्तीय आपात की स्थिति में राष्ट्रपति निर्देश दे सकता है कि सभी विधेयक मतलब धन विधेयक का जो राज्य विधानसभा में जो पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति ली जाए, ये आवश्यक होता है। और इसके बाद मैं जिस विशेषाधिकार का जिक्र करना चाहूँगी वो अक्सर हमारे प्रश्न पत्र की शोभा बढ़ा रहे होते हैं और जिसका जिक्र है आर्टिकल 123 में। जी, तो बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल। जी बिल्कुल। और वो अधिकार है अध्यादेश जारी करने की शक्ति या अध्यादेश जारी करने का अधिकार। उसके बारे में मैं जिक्र करना चाहूँगी कि संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का वही प्रभाव होता है जो संसद द्वारा पारित और राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किसी अधिनियम का होता है। जी जी जी। लेकिन यानी जो अधिनियम की शक्ति है वही अध्यादेश की होती है। जी, लेकिन एक छोटा सा अंतर है, और अंतर है कि अधिनियम का प्रभाव तब तक अस्थायी होता है जब तक संसद द्वारा या फिर कोई दूसरा अधिनियम लाकर के उसे निरस्त न कर दिया जाए। जी हाँ। और अध्यादेश का प्रभाव तुलनात्मक जो है कम होता है। हाँ, मतलब 6 माह तक के लिए बराबर। जी, यानी राष्ट्रपति का जो विशेष अध्यादेश है वो 6 माह तक वैलिड होता है। वहीं जहां तक सवाल है अधिनियम का, तो उसको निरस्त करने हेतु फिर सदन में आपको उसके लिए एक दूसरा एंटी अधिनियम लाना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और ये थे हमारे राष्ट्रपति के विधायी शक्ति। जी। अब आपके पास है सैन्य शक्ति। जी बिल्कुल। अभी अब सैन्य शक्ति क्या है राष्ट्रपति जी के पास, इसे जानते हैं जूली और पूजा के द्वारा। जी, राष्ट्रपति के सैन्य शक्ति में कुछ विशेष शक्ति इस प्रकार के हैं कि संघ के रक्षा बलों का समावेश राष्ट्रपति में निहित होता है। जी, अर्थात रक्षा बलों का यानी तीनों सेना और यूँ समझ लें कि भारत का जो रक्षा तंत्र पूरी तरह से है वो राष्ट्रपति में निहित है। सीधे शब्दों में कह सकते हैं। राष्ट्रपति रक्षा बलों के प्रमुख होते हैं और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। जी जी। और राष्ट्रपति अपने में निहित रक्षा बलों का समावेश उस विधि के अनुसार प्रयुक्त करता है जिसे संसद बनाती है।
जी हाँ, समझ गए। जी बिल्कुल, ये थे राष्ट्रपति के कुछ सैन्य शक्ति। और राजनयिक शक्ति कुछ इस प्रकार है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में राष्ट्रपति भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। सीधे शब्दों में जूली मैं ये बता दूं अपने श्रोताओं को कि जितने भी चाहे हमारे एम्बेसडर होते हैं, चाहे हमारे उच्चायुक्त होते हैं या विदेश मंत्री जाते हैं, किसी तरीके की संधि है, किसी भी प्रकार की बातें होती है विदेश से, वो सब राष्ट्रपति के ही नाम से। जी बिल्कुल, या फिर विदेश से जो भारत में आते हैं उनके लिए भी, यानी मामला संपूर्ण विदेश का। विदेशी भारतीय रिश्ते बनाए, भारत से रिश्ते बनाए या भारत विदेश से बनाए, बीच में है राष्ट्रपति जी होते हैं और इन्हीं के नाम से ये बनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जूली और पूजा आपको। और एक आपको जी बिल्कुल, एक आपात शक्ति है जो अच्छा आपात शक्ति, इसकी चर्चा किए बगैर तो राष्ट्रपति के कार्य शक्ति का मुझे लगता है कि अध्याय पूरा नहीं होने वाला। जी बिल्कुल, जी आपात शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। जी राष्ट्रपति को मतलब संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की आपात शक्तियां हैं। जी, और ये 3 कौन कौन है जरा बताइए। जी, पहला है राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात। जी, दूसरा है राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना। और तीसरा है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात, ध्यान से देखिए, राष्ट्रीय आपात, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू, यानी अगर किसी खास राज्य में विधि व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर ठीक ठाक नहीं चल रहा तो उस स्थिति में राष्ट्रपति साहब जी शासन। जी, और एक और वित्तीय आपात मतलब अर्थव्यवस्था में कमी या फिर मतलब जी बस थोड़ा सा हम जल्दी में हम उल्लेख करें कि किन अनुच्छेदों में इसका उल्लेख किया गया है। जी, राष्ट्रीय आपात का उल्लेख अनुच्छेद 352 में है। ध्यान में रखना है, राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352। राज्य में राष्ट्रपति शासन का जिक्र 354 में है, 356 में, सॉरी 356 में है। और वित्तीय आपात 360 में है। 360 जी बिल्कुल, 352, 356, 360, 4 के अंतराल पर चलिए, 52, 56, 60। और मैं मतलब स्पष्ट कर दूं कि जब राष्ट्रीय आपात लगने जैसी स्थिति आती है तो उसके लिए सब मतलब उसके कारण होते हैं, किस कारणवश जो राष्ट्रीय आपात होती है, तो जैसे बाहरी आक्रमण हो कुछ, या फिर जब देश के ऊपर बाह्य आक्रमण हो, उस स्थिति में जब ऐसा लगता है तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। बाह्य आक्रमण के साथ साथ कोई अगर ऐसी प्राकृतिक दशा भी ऐसा हो सकता है जो आक्रमण के ही जैसा हो जी, तो उस स्थिति में भी राष्ट्रीय आपात का मतलब ही है विषय राष्ट्रीय अस्तित्व का हो, तो राष्ट्रीय आपात जी। और अब तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। जी जी, जरा उसका उल्लेख करें। जी, 26 अक्टूबर 1952 में लगा था। मतलब इनका जो हम वो दिन बता रहे हैं, 10 जनवरी 1968 को, जो कि हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। अब इसका कारण जो था 1968 ईस्वी में समाप्त हुआ था। हाँ सर, जैसे पहली बार जब आपातकाल लगा था वो 10 जनवरी 1952 में लगा था। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। और जब 10 जनवरी 1968 को प्रथम बार जो आपातकाल लगा था उसकी समाप्ति की घोषणा हुई थी, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। और इसका कारण था कि भारत चीन युद्ध हुआ था, उस कारण जो मतलब अस्त व्यस्तता जो बढ़ गई थी, इसलिए राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई। जी जी जी। वही दूसरा आपातकाल जब लगा था वो तारीख थी 3 दिसंबर 1971 को, और दूसरा आपातकाल मार्च 1977 में समाप्त हुआ। लेकिन बीच में इमरजेंसी भी, हाँ, मतलब दूसरे आपातकाल के दौरान ही, आपात के दौरान ही एक आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल भी मतलब दूसरे के दौरान ही तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। और इस दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल का कारण था कि भारत पाकिस्तान युद्ध जो हुआ था, जो जिसमें बांग्लादेश की पूर्वी पाकिस्तान एक बांग्लादेश के रूप में जिसका उदय होता है। जी बिल्कुल। और उसके बाद ही इस दौरान ही राष्ट्रीय आपात के दौरान ही एक इमरजेंसी जैसा टर्म्स आ गया। जी बिल्कुल। और इसका आंतरिक रीजन, इसका कारण बताया गया था तीसरे आपातकाल। जी जी जी। और रही बात राज्य में, तो 356 के अनुसार राज्य में राष्ट्रपति शासन लगते हैं। 356 की जब विधि व्यवस्था राज्य की बिगड़ गई हो तो 356 लगाया जाता है। और 352 का जैसा कि जिक्र किया गया, 360 का रिश्ता वित्तीय अर्थ से जुड़ा हुआ है। ये 352, 356, 360 राष्ट्रपति को आपात संबंधी अधिकार दिए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जूली। और एक बात मैं आपको एक और चीज बताते चलूं, राष्ट्रीय आपात के समय और जब आपातकाल राज्य में लगे होते हैं तब, यानी राज्य में जब 356 के कारण लगे हो तब, और राष्ट्रीय 352, तो उस स्थिति में कई ऐसे अधिकार जो व्यक्ति को मौलिक अधिकार मिले हैं उसमें भी बहुत कुछ परिवर्तित हो जाता है, जिसकी आप विस्तार से चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। आज हमारा ये विषय मूल रूप से टॉपिक था राष्ट्रपति के कार्य अधिकार, जिसके साथ हम थे। हाँ, कुछ आप कहना चाह रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। राज्य में सबसे पहले
मतलब 20 जून 1951 में जो आपातकाल राज्य में लगा था वो राज्य था पंजाब। यानी पहला जो राष्ट्रपति शासन है, जी, इसे राज्य आपातकाल जब आप कहते हैं ना तो इसको संक्षेप में लोग सब सीधे समझते हैं राष्ट्रपति शासन। जी। तो राष्ट्रपति शासन जो है ये सबसे पहले स्वतंत्र भारत में जिस राज्य में लगाया गया वो राज्य था पंजाब। और पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाए गए थे वो वर्ष था 20 जून 1951 को लगा था। 51 को 20 जून 1951 को लगाया गया। 1952 में इसकी मतलब समाप्ति की घोषणा। यानी पहला राष्ट्रपति शासन जो लगा था, और इसी का थोड़ा सा ब्यौरा मैं प्रस्तुत कर दूं। बहुत बहुत धन्यवाद जूली और पूजा आप दोनों को। और ये हमारे बीच में थी कार्य अधिकार के साथ एक संक्षिप्त चर्चा इसकी कर ले हम। राष्ट्रपति शासन किन राज्यों में किन राष्ट्रपति के शासनकाल में कितनी बार लगा। आदरणीय पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के शासनकाल में राष्ट्रपति शासन 7 बार लगा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के शासनकाल में राष्ट्रपति शासन 4 बार लगे। वहीं जाकिर हुसैन के शासनकाल में राष्ट्रपति शासन 5 बार लगे, 5 बार हुआ, यानी 5 भिन्न भिन्न राज्यों में हुए। 19 बार बीबी गिरी के शासनकाल में 1969 से 74 उनका जो राष्ट्रपति काल था इस दौरान लगे 19 बार। वहीं फखरुद्दीन अली अहमद 1974-77 के बीच में रहे, 5 बार राज्यों में लगे। लेकिन खास बात तो थी फखरुद्दीन अली अहमद का जिक्र आते ही वो घटना याद आ जाती है इमरजेंसी वाली। तो जो राष्ट्रीय आपात दूसरे के अंदर जो तीसरे आपात का प्रवेश कराया गया था उस समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। वहीं बीडी जत्ती जो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति के पद पर होने के कारण इनको कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करना पड़ा जब फखरुद्दीन अली अहमद दिवंगत हो गए थे। और उनके समय में 10 बार आया। नीलम संजीवन रेड्डी कभी इनका अपना एक खास रिकॉर्ड रहा। पहली बार चुनाव लड़ते हैं, पराजित हो जाते हैं, दूसरी बार निर्विरोध जीतते हैं। और अब तक जितने राष्ट्रपति हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा बार राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगने का भी रिकॉर्ड उनके ही नाम है, 20 बार। वहीं ज्ञानी जायल सिंह 82 से 87 4 बार, आर वेंकटरमन को 13 बार, शंकर दयाल शर्मा 10 बार, के आर नारायणन 4 बार, एपीजे अब्दुल कलाम 2 बार। बड़े शांत स्वभाव के लगते थे कलाम साहब, सादगी से भरा जीवन भी। और लगा 2002 से 2007 ईस्वी तक का जो उनका राष्ट्रपति शासनकाल रहा, इसमें मात्र 2 बार। तो सबसे कम अगर हमसे पूछा जाए कि अब तक किस राष्ट्रपति के समय में सबसे कम बार राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू हुए हैं, आप हैं डॉक्टर एपीजे कलाम। वहीं प्रणब मुखर्जी के समय में 8 बार। और वर्तमान राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल संपन्न हो रहा है, अगर आज से लेकर के और आने वाले कुछ दिनों में अगर कोई ऐसी स्थिति पैदा ना हो कि राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगाना पड़े, तो वो है 7 बार। रामनाथ कोविंद जी के समय में 7 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुके हैं। जो प्रधानमंत्री सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन के समय में पद पर बने हुए थे या थी, श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में 51 बार लगे। और अभी वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात अगर करें तो इनके शासन काल में 10 बार अब तक राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं। ये कुछ मोटा मोटी कहानी थी राष्ट्रपति के कार्य और अधिकार से। बने रहे हमारे साथ, यूं ही हम आपके बीच में उपस्थित होते रहेंगे राष्ट्रपति चुनाव 2022 से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ।